जब भी मैं अपने हाई स्कूल के दिन याद करती हूँ तो दो चीज़ें सबसे पहले मेरे दिमाग में आती हैं। पहली, रॉक म्यूज़िक। उस वक्त मैं रॉक म्यूज़िक की दीवानी थी, मेरे जैसी लड़की के लिए जो हमेशा सबसे अलग और अकेली रहती थी। रॉक म्यूज़िक ही मेरा इकलौता दोस्त था। और दूसरी चीज़, वो लड़का, स्कूल का सबसे बदनाम लड़का। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर ही मुसीबत लिखा हो। क्लास बंक करना उसके लिए खाना खाने जितना नॉर्मल था। वो कभी कभी ही स्कूल आता था, लेकिन जब भी आता पूरा स्कूल डर जाता। और जैसे ही वो सामने दिखता, मैं हमेशा खुद से एक ही बात कहती, नज़रें नीचे रखो, बस नज़रें नीचे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे सामने आकर रुक गया। उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और पूछा, तुम रॉक म्यूज़िक सुनती हो? उस पल मुझे सच में लगा मैं डर के मारे मर जाऊंगी। मैंने धीरे से कहा, हाँ। वो बोला, मुझे भी शाइन ब्लू पसंद है, लेकिन तुम्हें ये ट्रैक कैसे पता? ये इतने फेमस नहीं है। मैं थोड़ा नर्वस होकर बोली, मैं नेशनल चर्च के सारे सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है। और नेवर डाई भी अच्छा है, लेकिन ओपन अप, वो तो मास्टरपीस है। उसकी गिटार लाइन नेक्स्ट लेवल है। इतना बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल गई हूँ। तभी वो हंस पड़ा। अरे चश्मिश, तुम्हें सच में म्यूज़िक की समझ है। उस दिन पहली बार वो मुझे डरावना नहीं लगा। उसके बाद हम बातें करने लगे, फिर और बातें, और धीरे धीरे बहुत सारी बातें। जितना ज़्यादा मैं उसे जानती गई, उतना समझ आया कि वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग कहते थे। असल में वो काफ़ी स्वीट था, काइंड था, और शायद इसी वजह से मुझे वो पसंद आने लगा। लेकिन स्कूल के बाकी लोग, उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं आया। ये दोनों साथ क्यों घूम रहे हैं? तुम्हें पता नहीं? वो पहले प्यार से बात करता है, फिर लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। मिडिल स्कूल में उसने बहुत बच्चों को परेशान किया था। उससे दूर रहो। लेकिन मैंने कभी इन रूमर्स पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस यही मानना चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन ये भरोसा ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। एक दिन वो मेरे पास आया और बहुत ठंडी आवाज़ में बोला, हे चश्मिश, 1 मई को स्कूल के पीछे वाले गेट पर आना, अकेले। और वो चला गया। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल घूमते रहे। क्या रूमर सच थे? क्या वो मुझे डराने वाला था? अगर मैं नहीं गई तो क्या वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा? मैं पूरी रात डरती रही और आखिरकार उस दिन नहीं गई। मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे लगा था वो ज़रूर गुस्सा होगा। लेकिन अगले दिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर कुछ समय बाद मैंने स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद हम कभी दोबारा नहीं मिले। लेकिन अजीब बात यह थी, 5 साल बाद भी हर साल 1 मई आते ही मुझे उसकी याद आने लगती थी। और मैं हमेशा यही सोचती, अगर उस दिन मैं गई होती तो आखिर क्या होता। अब 5 साल बाद मैं यूनिवर्सिटी में थी। मेरा नाम ली डोरे है और मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। लेकिन मैं अभी भी वही लड़की थी जो भीड़ में भी अकेली रहती थी। मेरी क्लासमेट गाही हमेशा मुझे अपने साथ घसीटने की कोशिश करती रहती थी। वो बिल्कुल मेरी उलट थी, सोशल, कॉन्फिडेंट और हर किसी से दोस्ती कर लेने वाली। एक दिन हम कैफेटेरिया जा रहे थे कि अचानक गाही मुस्कुराई। ओह, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने सामने देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई। वो वहीं था, चान हयन, मेरा पहला प्यार। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो काफ़ी फेमस भी था। गाही ने बताया कि वो अप्लाइड म्यूज़िक डिपार्टमेंट में है और लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। मैं बस चुप बैठी उसे देखती रही और अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि मैं अब भी उसके बारे में सोचती थी, जबकि वो मेरी क्लासमेट का बॉयफ्रेंड था। उस दिन गाही ने हमारी इंट्रोडक्शन भी करवाई, लेकिन उसे मैं याद ही नहीं थी। कम से कम मुझे ऐसा लगा। कुछ दिनों बाद मैं एक कन्वीनियंस स्टोर में गई और वहाँ फिर से मेरी मुलाकात उससे हो गई, जैसे किस्मत बार बार उसे मेरे सामने ला रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मैं तुरंत नज़रें नीचे कर ली।
बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले करती थी। फिर एक दिन खबर आई, गाही और हयन का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। गाही की टांग टूट गई थी और लोगों का कहना था हयन की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। मैं अंदर से घबरा गई। कुछ दिनों बाद हम उसे देखने हॉस्पिटल गए। मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंची ही थी कि अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। हयन, वो जिंदा था, घायल ज़रूर था लेकिन ठीक लग रहा था और उसे देखकर मेरे अंदर अजीब सा सुकून आया। फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ गया। हे चश्मिश, क्या तुम मुझे देखने आई हो? मैं शॉक हो गई। उसे मेरा नाम याद था? मैंने घबरा कर कहा। मैं गाही से मिलने आई थी। फिर मैंने पूछा, तुम ठीक हो ना? वो हंसते हुए बोला, डॉक्टर्स कह रहे थे मेरा सिर ज़ोर से टकराया था। मुझे बहुत सी चीज़ें ठीक से याद नहीं हैं। फिर अचानक उसने पूछा, आज मई 1 है ना? मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मई 1, वही दिन जिस दिन उसने मुझे स्कूल के पीछे बुलाया था। फिर वो मेरी आंखों में देखकर बोला, चश्मिश, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं पूरी तरह जम गई। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। उसकी आंखों में ना मजाक था ना झूठ, बस सच्चाई। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड? वो कंफ्यूज्ड होकर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है? फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो मुस्कुराया, 18। और उसी पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अभी जो मेरे सामने खड़ा था वो 5 साल बाद वाला हयन नहीं था। उसके दिमाग में अब भी वही हाई स्कूल वाला 18 साल का हयन था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब डोरे ने हयोन से उसकी उम्र पूछी तो हयोन ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 18 साल। ये सुनते ही डोरे पूरी तरह शॉक्ड रह गई, क्योंकि असल में दोनों की उम्र अब 23 साल हो चुकी थी। और तभी डोरे को एहसास हुआ कि एक्सीडेंट के बाद हयोन की याददाश्त शायद 5 साल पीछे चली गई है। अब आगे कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां हयोन के दोनों दोस्त काफ़ी परेशान खड़े हैं। लंबे काले बालों वाला लड़का अपने लाल बालों वाले दोस्त से पूछता है, जब हयोन यहाँ से गया था तब उसने क्या कहा था? लाल बालों वाला लड़का कुछ देर सोचता है, फिर अचानक उसे याद आता है और वो कहता है, हाँ, उसने कहा था कि उसे स्कूल जाना है। ये सुनते ही काले बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, स्कूल? क्या बकवास कर रहा है? इस हालत में वो स्कूल क्यों जाएगा? क्या वो सच में अस्पताल से बाहर निकल गया है? तभी लाल बालों वाले लड़के की नज़र दूर जाती है। वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, अरे उधर देखो। अस्पताल के एग्जिट गेट के पास एक लड़का हुडी पहने खड़ा था। लाल बालों वाला लड़का कहता है, वो हुडी वाला लड़का, क्या वो हयोन नहीं है? दूसरा दोस्त ध्यान से देखता है, हाँ, लगता तो वही है, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है और वो उससे क्या बात कर रहा है? बेचारी लड़की तो काफ़ी घबराई हुई लग रही है। तभी काले बालों वाला लड़का ज़ोर से चिल्लाता है, हे हयोन! आवाज़ सुनते ही हयोन पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो चिढ़कर कहता है, उफ, तुम लोग फिर आ गए। उसके साथ खड़ी डोरे भी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। सीन बदलता है। अब हम डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं। अंदर से हयोन की आवाज़ आ रही थी, मुझे किसी और जांच की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। डॉक्टर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। क्या तुम कुछ देर शांति से बैठ नहीं सकते? आखिरकार हयोन कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके दोनों दोस्त उसके पीछे खड़े रहते हैं। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी MRI रिपोर्ट बिल्कुल साफ है और तुम्हारी सर्जरी भी पूरी तरह सफल रही है। अब तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं है। ये सुनकर उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं, लेकिन एक समस्या है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, जिस तरह तुम बार बार खुद को हाई स्कूल का स्टूडेंट बता रहे हो,
उसे देखकर लगता है कि एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी कुछ यादें चली गई हैं। ये सुनते ही दोनों दोस्त एकदम चौंक जाते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि इसे अमनेसिया हो गया है? डॉक्टर धीरे से सिर हिला देते हैं। हायोन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सीन बदलता है। डोरे अस्पताल के गलियारे में अकेली खड़ी थी। उधर हायोन के दोस्त उसे पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। हायोन लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे उससे बात करनी है। काले बालों वाला दोस्त डोरे से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। डोरे बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रहती है। फिर वो मन ही मन सोचती है, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। हायोन की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डोरे की आंखें फैल जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तो क्या वो सच में मुझे पसंद करता था? उसकी आंखें नम होने लगती हैं। क्या इसी वजह से उसने मुझे उस दिन स्कूल के बाद बुलाया था? फिर उसके सामने 5 साल पुरानी यादें उभरने लगती हैं। स्कूल का पिछला गेट, हायोन उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन डोरे कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। डोरे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर मैं उस दिन उससे मिलने चली गई होती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? सीन वापस वर्तमान में लौटता है। गहुई के अस्पताल वाले कमरे का दरवाज़ा खुलता है। डोरे! डोरे चौंक कर पीछे मुड़ती है। गहुई की दोस्त पूछती है, तुम इतनी देर कहाँ थी? डोरे झूठ बोल देती है, सॉरी, मैं वॉशरूम गई थी। फिर वो बताती है, बाकी लोग तो काफ़ी देर पहले ही चले गए। बेड पर लेटी गहुई मुस्कुराती है। हे डोरे! डोरे भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। हाय गहुई! गहुई कहती है, इतनी दूर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम तो मेरे लिए ड्रिंक्स भी लेकर आई हो। डोराए गहुई के पास जाती है और पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? गहुई अपने पैर के प्लास्टर को देखते हुए कहती है, यह कास्ट थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तभी कमरे में खड़ी दूसरी लड़की अचानक पूछती है, अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? गहुई चौंक कर पूछती है, तुम्हारा मतलब हायोन से है? फिर वह हल्की उदासी के साथ कहती है, कल जब उसे होश आया तो मैं मुश्किल से ही उससे मिल पाई थी। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सर्जरी सफल रही। यह सुनकर डोराए राहत की सांस लेती है और मन ही मन कहती है, भगवान का शुक्र है। अस्पताल के कमरे में गहुई डोराए से बात कर ही रही होती है कि तभी वह अचानक कुछ याद करके कहती है, ओह। गहुई बैसाखियों का सहारा लेकर बेड से उठने लगती है और कहती है, मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं खुद जाकर उसे देखाऊं। कमरे में खड़ी दूसरी लड़की कहती है, ओह ठीक है, क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? गहुई हल्के से सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वह डोराए की तरफ देखकर थोड़ी शर्मिंदा आवाज़ में कहती है, मुझे माफ़ करना डोराए, तुम अभी अभी यहाँ आई थी और मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है। डोराए उसे संभालते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। गहुई मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही गहुई कमरे से बाहर जाती है, डोराए का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वह घबराकर अपना थूक निगलती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि वह जानती थी कि हायोन असल में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी सीन हायोन के अस्पताल के कमरे में बदलता है। कमरे के अंदर उसके दोस्त हैरान और परेशान खड़े थे। उनमें से एक चिल्लाता है, हायोन, क्या सच में तुम्हें पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं है? सच में? हायोन बेड पर सिर झुकाए बैठा था और चुपचाप गर्दन हिलाकर हाँ कह देता है। यह देखकर उसका दूसरा दोस्त अपना सिर पकड़ लेता है और दुखी होकर कहता है, तुम्हारी यादों का इतना बड़ा हिस्सा यूं ही गायब हो गया। बेचारा हायोन, तुम ज़रूर बहुत बड़े सदमे में होगे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हायोन अपने सिर पर हाथ रखे शून्य में ताक रहा था। चेहरे पर लगी पट्टियाँ और उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि उसकी पूरी दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। वह खुद को एक गहरी उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रहा था।
अतीत की यादों का एक धुंधला सा साया उसके दिमाग में कौंधता है। उसे याद आता है कि एक दिन वह अपनी बाइक पर बैठा था और डोराए स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग लटकाए उसके सामने खड़ी थी। उस पल को याद करते हुए हयोन सोचता है, क्या ये सब उसी दिन के बाद से हुआ है? तभी उसका दोस्त उसे दिलासा देते हुए कहता है, अरे सुनो, ये कोई बुरी खबर नहीं है। तुमने सफलतापूर्वक कॉलेज पूरा कर लिया और यहाँ तक कि अपनी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस भी ख़त्म कर ली। लेकिन हयोन बेरुखी से जवाब देता है, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन सोचता है, जो बात मैं सच में जानना चाहता हूँ वो ये है कि डोराए ने मेरा प्रपोज़ल स्वीकार किया था या नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है और वह बुदबुदाता है, वो थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने यहाँ आई थी ना? हयोन तुरंत अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है और पूछता है, हे, क्या मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी इसी अस्पताल में है? उसका दोस्त हैरान होकर जवाब देता है, हाँ, वो यहीं है। लेकिन रुको, तुम्हें ये कैसे याद है कि... उसका दोस्त अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि हयोन झटके से बेड से उठ खड़ा होता है। उसके दोस्त पीछे से जोर से चिल्लाते हैं, अरे, अब कहाँ जा रहे हो तुम? हयोन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाता है कि गहुई नहीं बल्कि डोराए ही उसकी असली मोहब्बत है। वह मन ही मन कहता है, तो इसका मतलब... हयोन बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर कॉरिडोर की तरफ तेजी से भागने लगता है। वहां से गुजर रही गहुई बैसाखी के सहारे खड़ी होकर उसे देखती रह जाती है। पास खड़ा एक लड़का कहता है, ये दूसरी बार है जब वो बिना कुछ बताए भाग गया है। हयोन पागलों की तरह अस्पताल के गलियारों में दौड़ रहा था। उसे इस हालत में भागता देख एक नर्स पीछे से चिल्लाती है, सर, आप कॉरिडोर में इस तरह दौड़ नहीं सकते। लेकिन हयोन को किसी की परवाह नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द डोराए तक पहुंचना चाहता था। अस्पताल के गलियारे में बैसाखी के सहारे खड़ी गहुई हैरानी से बुदबुदाती है, हयोन। इधर डोराए गहरी सोच में डूबी अस्पताल के कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम भारी थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। वह रुक जाती है। उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। वह मन ही मन सोचती है, क्या हयोन सच में अपनी याददाश्त खो चुका है? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि यह सब कुछ समय के लिए ही हो। डोराए अपनी ही सोच में खोई खड़ी थी कि तभी पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई पीछे से आकर उसे पूरी ताकत से अपनी बाहों में भर लेता है। वह शख्स उसे इतनी मजबूती से भींच लेता है कि डोराए के मुंह से अचानक चीख निकल जाती है, आह, ये कौन है? वह घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। तभी हयोन का चेहरा उसके कंधे के पास आता है। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह डोराए को और करीब खींचते हुए मुस्कुराता है, फिर बेहद प्यार और राहत भरी आवाज में कहता है, आखिर तुम मिल गई डोराए। अचानक हुए इस सब से डोराए का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह कैसे रिएक्ट करे। लेकिन अगले ही पल, जैसे ही उसे होश आता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से चीख उठती है, आ! अस्पताल का पूरा गलियारा उसकी आवाज़ से गूंज उठता है। वहाँ से गुजर रहे लोग हैरानी से रुक जाते हैं। एक आदमी उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, अरे देखो, ये लोग अस्पताल में क्या कर रहे हैं? कुछ ही दूरी पर बैसाखी के सहारे खड़ी गहुई ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसका दिल टूट जाता है। वह बेहद उदास होकर मन ही मन सोचती है, वो कहाँ चला गया था और आखिर वो मुझे छोड़कर उसके पास क्यों चला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। तो मैं यहाँ आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं हूँ आपकी अपनी सरिन। टाटा, बाय बाय।
एंड टेक केयर। हमें अस्पताल के गलियारे में गाहुई बैसाखी के सहारे खड़ी होकर हयोन को ढूंढ रही थी। वह चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए मन ही मन सोचती है, वो आखिर गया कहाँ। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद भी जब उसे हयोन नहीं दिखता तो वह निराश होकर बुदबुदाती है, लगता है वो यहाँ नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अस्पताल के फायर एस्केप के पीछे हयोन और डोराए छिपे हुए थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। हयोन थकान से फर्श पर बैठ जाता है, जबकि डोराए राहत की सांस लेते हुए सोचती है, उम्मीद है गाहुई ने हमें नहीं देखा होगा। तभी हयोन अपने सिर को पकड़कर कराहता है। उफ, मेरा सिर, डोराए घबरा कर कहती है। सॉरी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि माफ़ी तो हयोन को मांगनी चाहिए। वह उसकी तरफ देखकर पूछती है, अभी जो हुआ वो सब क्या था? हयोन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ उसके बारे में? फिर शरारती अंदाज में कहता है, मुझे ये मत कहना कि तुम अभी भी शर्मा रही हो, जबकि हम पिछले 5 सालों से साथ हैं। यह सुनकर डोराए पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी हयोन धीरे से उसके बालों को छूते हुए कहता है, मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बताओ जो हमने इन 5 सालों में साथ की हैं। डोराए का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वह समझ जाती है कि हयोन उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है। वह तुरंत उसका हाथ हटाकर पूछती है, क्या तुम्हें याददाश्त की कोई समस्या हो गई है? हयोन जवाब देता है, एक्सीडेंट की वजह से मुझे पिछले कुछ सालों की कोई बात याद नहीं है। डोराए पूछती है, कितने सालों की? हयोन कुछ पल सोचकर कहता है, मुझे हाई स्कूल के दूसरे साल तक की सारी बातें याद हैं। और मेरी आखिरी याद वो है जब मैं स्कूल के सामने तुम्हारे साथ खड़ा था। अब जाकर डोराए को पूरी बात समझ आती है। वह सोचती है, अब मैं इसे ये गलत फहमी कैसे समझाऊं? हयोन उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैंने अपनी यादें खो दी हैं? चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएंगी। डोराए गहरी सांस लेकर सच बता देती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनते ही हयोन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? डोराए आगे कहती है, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन अचानक हयोन के सिर में तेज़ दर्द उठता है। उफ, डोराए जल्दी से कहती है, मैं तो बस तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड गाहुई से मिलने आई थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हयोन बेहोश होकर उसके सामने गिर पड़ता है। उसका सिर सीधे डोराए की गोद के पास आकर टिक जाता है। डोराए घबरा जाती है। हयोन, वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। और तभी हयोन की यादों के अंदर एक पुराना दृश्य उभरने लगता है। स्कूल का क्लासरूम, खिड़की से आती ठंडी हवा और उसके सामने बैठी डोराए। हयोन मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें पता है शाइन ब्लू कोरिया आ रहा है? डोराए जवाब देती है, हाँ, सुना है टिकट्स जल्द ही सेल पर आने वाले हैं। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। हयोन धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। डोराए चौंक जाती है, फिर घबराकर कहती है, ओह सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे बाल आंखों में आ रहे थे। हयोन हल्का सा मुस्कुराता है, कोई बात नहीं। यह पल उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। लेकिन तभी सब कुछ धुंधला होने लगता है। अस्पताल में बेहोश पड़ा हयोन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र धुंधली थी। उसे अपने सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। वह उसे पहचानने की कोशिश करता है और उसके होंठों से धीरे धीरे एक नाम निकलता है। हयोन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसके दोस्त खुशी से चिल्ला उठते हैं, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। उनमें से एक गुस्से और चिंता भरे लहजे में कहता है, मैंने कहा था ना कि इस हालत में इधर उधर मत भागो। तुमने सच में हम सबको डरा दिया था। दूसरा दोस्त भी बोल पड़ता है, तुम्हारे सिर की चोट और भी गंभीर हो सकती थी। तभी गाहुई उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही है। वह धीमी आवाज़ में पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितनी डर गई थी? हाइवोन उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का कोई निशान नहीं होता। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद वह पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? यह सुनते ही गाहुई पूरी तरह सन्न रह जाती है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है।
तभी उसका दोस्त धीरे से समझाता है, गाहुई, हम तुम्हें बता नहीं पाए थे, एक्सीडेंट के बाद इसे एमनेशिया हो गया है, इसकी कुछ यादें चली गई हैं। फिर वह हाइवोन से कहता है, यह गाहुई है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाइवोन हैरानी से गाहुई को देखता है, लेकिन उसके लिए वह अब एक अजनबी जैसी लग रही थी। उधर उसी रात डोराए अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी, क्या हाइवोन को होश आ गया होगा? उसे अस्पताल की सारी बातें याद आने लगती हैं। वह पल भी जब हाइवोन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। यह सोचते ही डोराए का चेहरा लाल हो जाता है। वह शर्माते हुए खुद से कहती है, बस अब और नहीं सोचना है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वह हेडफोन लगाती है और तेज़ रॉक म्यूज़िक सुनने लगती है। लेकिन म्यूज़िक के बावजूद उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब तक हाइवोन को सच पता चल गया होगा कि मैं गाहुई नहीं, डोराए हूँ? लेकिन आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर अस्पताल के शांत कॉरिडोर में हाइवोन और गाहुई एक बेंच पर साथ बैठे हुए थे। दोनों खामोश थे और अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। गाहुई को उनके साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो पल जब वे दोनों साथ घूमते थे, हंसते थे और खुश थे। वह मन ही मन सोचती है कि हाइवोन ने जिन यादों को खो दिया है, वे सिर्फ यादें नहीं बल्कि उनकी पूरी कहानी का हिस्सा थीं। वहीं दूसरी तरफ हाइवोन चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और चेहरे पर बंधी पट्टियाँ उसके दर्द की कहानी बयां कर रही थीं। गाहुई उसे देखती है और ख़ुद को तसल्ली देती है कि एक दिन उसकी सारी यादें वापस आ जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी ओर डोराए अब भी अपने कमरे में हेडफोन लगाए बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार गाहुई की वही बात गूंज रही थी, जैसे ही हाइवोन ठीक होगा यह सब खत्म हो जाएगा। डोराए इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकती है। समय था रात 11:34। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फिर कुछ ही देर में रात का अंधेरा छंटने लगता है। आसमान का रंग बदलता है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। हांगुक यूनिवर्सिटी में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। गाहुई अस्पताल से वापस कॉलेज आ चुकी थी। उसके दोस्त उसे घेर कर उसका हाल पूछ रहे थे। गाहुई मुस्कुराकर बताती है कि अब वह पहले से काफ़ी बेहतर है। फिर वह अपनी सहेली से कहती है, इस वीकेंड मैं हाइवोन के साथ बाहर जाने वाली हूँ। ये सुनकर थोड़ी दूरी पर बैठी डोराए चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। जब गाहुई बताती है कि हाइवोन भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है, तो डोराए राहत की सांस लेती है। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठता है, क्या उसकी याददाश्त भी वापस आ गई होगी? तभी गाहुई की नज़र डोराए पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए उसे अपने पास आने का इशारा करती है और कहती है, गाहुई, डोराए इधर आओ, यहाँ बैठो। लेकिन डोराए थोड़ा हिचकिचा जाती है। उसका दिल पहले से ही भारी था, इसलिए वह अपनी अगली क्लास का बहाना बनाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते गाहुई उसे रोकती है और मुस्कुराकर कहती है, गाहुई, वैसे अस्पताल आकर मेरा हाल पूछने के लिए शुक्रिया। डोराए बस हल्की सी मुस्कान देती है और धीरे से कहती है, डोराए बाय। इसके बाद वह क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। कॉरिडोर में चलते हुए उसके कदम धीरे धीरे भारी होने लगते हैं। उसके दिल में एक अजीब सा पछतावा था। वह खुद से कहती है, डोराए मन ही मन, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज मैं गाहुई की आंखों में देखकर बात भी नहीं कर पा रही हूँ। अपने हेडफोन को गले में लटकाए हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल घूम रहा था, डोराए मन ही मन, अगर हाइवोन अब ठीक हो चुका है तो शायद वह बहुत जल्द यूनिवर्सिटी वापस आ जाएगा। कुछ सेकंड रुक कर वह फिर सोचती है, डोराए मन ही मन, या शायद वह अब तक वापस आ भी चुका हो। यह सोचकर उसका दिल और तेज़ धड़कने लगता है। डोराए यूनिवर्सिटी परिसर में आगे बढ़ती रहती है। उसके मन में घबराहट और झिझक दोनों ही मौजूद थीं। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, डोराए मन ही मन,
अगर इस वक्त मेरा सामना हाइवोन से हो गया तो मैं उसका सामना कैसे करूँगी? वह गहरी सांस लेती है, फिर खुद को दिलासा देती है, डोराए मन ही मन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि अचानक किसी से टकराने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगले ही पल उसकी यह सोच पूरी तरह गलत साबित होने वाली थी। अचानक पूरे परिसर में एक तेज आवाज़ गूंज उठती है, व्रूम व्रूम। इंजन की गड़गड़ाहट ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। डोराए चौंक कर पीछे मुड़ती है। तभी एक स्पोर्ट्स बाइक तेज़ रफ्तार से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होती है। वहां मौजूद कई स्टूडेंट्स हैरानी से उस बाइक को देखने लगते हैं। बाइक पर बैठा राइडर काले रंग का हेलमेट और भूरे रंग की जैकेट पहने हुए था। अगले ही पल वह बाइक को एक झटके के साथ रोक देता है। चारों तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हर कोई यह देखने लगा कि आखिर यह लड़का है कौन। डोराए भी उत्सुकता से उसकी तरफ देख रही थी। तभी राइडर धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है। हेलमेट हटते ही उसके काले घने बाल हवा में लहराने लगते हैं और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, डोराए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सांसें जैसे थम सी जाती हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि हाइवोन था। हाइवोन को अचानक अपने सामने देखकर डोराए के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। घबराहट में वह तुरंत पास खड़े एक पिलर के पीछे छिप जाती है। वह सावधानी से झांककर हाइवोन को देखने लगती है। उधर हाइवोन अपनी बाइक के पास खड़ा था। उसने अपना फ़ोन कान पर लगाया हुआ था। कुछ देर तक बात करने के बाद वह कहता है, हाइवोन, हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। ये सुनकर डोराए पिलर के पीछे खड़ी खड़ी राहत की सांस लेती है। कम से कम अब वह पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा था। वह खुद से कहती है, डोराए मन ही मन, अगर वह खुद बाइक चलाकर यहाँ तक आया है तो इसका मतलब उसकी तबीयत अब काफ़ी ठीक हो चुकी है। लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि हाइवोन की अचानक वापसी उसके दिल में कई पुराने सवाल फिर से जगा देती है। वो सवाल जिनके जवाब उसे खुद भी नहीं पता थे, और शायद यही मुलाकात उनकी कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जाने वाली थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब हाइवोन अपनी स्पोर्ट्स बाइक से यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसे देखते ही डोराए घबरा गई और तुरंत छिप गई। वह अभी अपनी भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, खासकर अपनी दोस्त गाहुई की वजह से। और अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है हाइवोन के एक फ़ोन कॉल से। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? याद करो, तुम्हारा मेजर प्रैक्टिकल म्यूज़िक है। हाइवोन जवाब देता है, मुझे पता है यार, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं किस क्लास में हूँ। क्या हमारी क्लासें अलग अलग नहीं बनती हैं? आखिर यह एक स्कूल ही तो है ना? तभी उसका दोस्त झुंझलाते हुए कहता है, तुम बस चुपचाप आर्ट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ जाओ। अगले ही पल बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ गूंजती है। हाइवोन अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर तेज़ रफ्तार में निकल जाता है। रास्ते में खड़ी एक लड़की उसे मुड़कर देखती रह जाती है। कुछ देर बाद हाइवोन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वह कॉरिडोर से गुजर रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन पर लगातार मैसेज आने लगते हैं। क्या तुम हॉस्पिटल से बाहर आ गए? मुझे कॉल करो। हाइवोन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हे, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? हाइवोन स्क्रीन पर आते मैसेज पढ़ते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर ये लोग हैं कौन? तभी अचानक किसी की आवाज़ गूंजती है, अरे देखो, वो रहा हाइवोन। ये सुनते ही कई लड़के और लड़कियां उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे उसे घेर लेते हैं और एक साथ सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुम अब बिल्कुल ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाइवोन थोड़ा असहज होकर कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मन ही मन सोचता है, भाई, तुम लोग हो कौन? वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दो और लड़कियां उसके पास आ जाती हैं। हाय हाइवोन, हाइवोन हैरानी से जवाब देता है। हे, उधर वे लड़कियां उसके अजीब व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती हैं। उनमें से एक अपनी सहेली से गुस्से में कहती है, तुमने देखा,
वो मेरे साथ कितने कैजुअल तरीके से बात कर रहा था। ये क्या बकवास है। वो तो हमारा सीनियर है। सीन बदलता है। अब हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं। हाइवोन का दोस्त उसके पास बैठा है। वह पूछता है, क्या तुम पक्का ठीक हो जो आज यहाँ आ गए? तुम्हें कुछ दिन और आराम करना चाहिए था। हाइवोन कंधे उचकाते हुए जवाब देता है, मेरा मन नहीं कर रहा था। पूरा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मेरा बदन अकड़ गया था, और वैसे भी मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आया है। हाइवोन मन ही मन सोचता है, लेकिन आखिर मेरा एडमिशन यहाँ हुआ कैसे? क्या मैंने अचानक पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था? तभी उसका दोस्त तुरंत बोल पड़ता है, पिछले जन्म में भी ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा एडमिशन पूरी तरह ऑडिशन के जरिए हुआ था। तभी अचानक एक लड़का चलते चलते हाइवोन से टकरा जाता है। वह पीछे मुड़कर कहता है, हाँ, कौन? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हाइवोन के चेहरे पर पड़ती है, उसका रंग उड़ जाता है। हाइवोन ठंडी और गंभीर आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें सबसे पहले माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? लड़का डरते हुए तुरंत बोलता है, माफ़ करना, मुझे बहुत अफसोस है। हाइवोन का दोस्त तुरंत बीच में आता है, ठीक है, तुम जाओ। लड़का राहत की सांस लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोस्त हाइवोन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा पुराना गुस्सा फिर से वापस आ गया है। मुझे लगा था हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद तुमने इस पर काबू पा लिया होगा। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो एक बार फिर टेस्ट लेते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? हाइवोन जवाब देता है, 23। दोस्त अगला सवाल पूछता है, और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? हाइवोन बिना सोचे जवाब देता है, दूसरों को पीटना नहीं चाहिए। दोस्त सिर हिलाता है और आखिरी सवाल पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? इस बार हाइवोन चुप हो जाता है। कुछ सेकंड बीत जाते हैं। दोस्त हैरानी से कहता है, क्या तुम इसे भी भूल गए? हाइवोन झुंझलाकर जवाब देता है, उफ, क्या सच में मेरा डोरे ली नाम की किसी लड़की के साथ कभी कोई चक्कर नहीं था? वही छोटी और प्यारी सी लड़की जो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी। हेवोन की बातें सुनकर उसका दोस्त हैरान रह जाता है और कहता है, मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से यह नाम नहीं सुना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से तुम लगातार बस उसी के बारे में पूछ रहे हो। आखिर वो लड़की है कौन? हेवोन एक गहरी सांस लेता है और ऊपर की तरफ देखते हुए उदास मन से कहता है, वो एक ऐसी लड़की है जो मुझे प्रपोज करने के बाद छोड़कर भाग गई थी। हेवोन गहरी सोच में डूब जाता है। वह मन ही मन सोचता है, तो इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मेरा डोरेली के साथ कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो उस दिन हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने मुझसे कुछ कहा था। हेवोन के दिमाग में हॉस्पिटल का धुंधला सा दृश्य उभर आता है। डोराए उससे कह रही थी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस उसी हॉस्पिटल में थी जहाँ तुम्हें लाया गया था। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हेवोन को अब बाकी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। ये मैसेज गाहुई का था। उसने लिखा था, हेवोन, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगी। सीन बदलता है। अब हेवोन और गाहुई यूनिवर्सिटी कैंपस में साथ साथ चल रहे हैं। गाहुई उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? हेवोन सिर हिलाकर जवाब देता है, नहीं। गाहुई कहती है, फिर तो तुम्हें कॉलेज का रास्ता और लेआउट भी याद नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन हो। हेवोन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तभी गाहुई अपना फ़ोन दिखाते हुए उत्साह से कहती है, सुनो, अगले हफ्ते इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। मेरी एक दोस्त यहाँ गई थी। उसका कहना है कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन हेवोन कहीं खोया हुआ लगता है। गाहुई थोड़ा उसके करीब आती है, मगर हेवोन अनजाने में ही उससे थोड़ा दूर हट जाता है। उसका यह व्यवहार देखकर गाहुई का चेहरा उतर जाता है। वह उदास होकर पूछती है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ? हेवोन सीधे उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो? हम कब से साथ हैं? और हमारा रिश्ता शुरू कैसे हुआ था? गाहुई हैरान होकर कहती है,
मैंने यह सब तुम्हें हॉस्पिटल में बताया था। हेवोन सीधे जवाब देता है। मैं भूल गया। गाहुई गहरी सांस लेती है और फिर उसे पुरानी बातें बताने लगती है। हमें डेटिंग शुरू की है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। हम पहली बार एक कॉन्सर्ट में मिले थे। हेवोन हैरानी से दोहराता है। कॉन्सर्ट? गाहुई मुस्कुराकर कहती है, हाँ। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद तुम पार्ट टाइम म्यूज़िक सेशन में गिटार बजाया करते थे। मैं वहाँ शो देखने गई थी। वहीं मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और सच कहूँ तो मैंने ही तुम्हें सबसे पहले प्रपोज़ किया था। उसके बाद हम कई बार मिले। फिर धीरे धीरे हमारा रिश्ता ऑफिशियल हो गया। हम बाकी कपल्स की तरह ही थे। डेट पर जाते थे, साथ घूमते थे और खूब मस्ती करते थे। हाँ, कभी कभी हमारे बीच झगड़े भी हो जाते थे। गाहुई हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, तो मिस्टर, इस बार यह सब मत भूलना। हेवोन कुछ देर उसे देखता है और फिर पूछता है, इसके अलावा कुछ और भी है? गाहुई चुप हो जाती है। तभी हेवोन थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें सच में पसंद करता था? गाहुई कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं बोल सकती, लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती तो क्या हम डेट कर रहे होते? और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उस एक्सीडेंट में इतनी बुरी तरह घायल भी नहीं होते। गाहुई की आंखें नम हो जाती हैं। वह आगे कहती है, जब कार हमसे टकराई थी तब तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे सिर्फ पैर में चोट लगी, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तुम्हारी जान जाते जाते बची थी। गाहुई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा कंफ्यूज हो, इसलिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। चलो, हम अपनी पसंदीदा जगहों पर दोबारा चलते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी यादें वापस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? हेवोन कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर अचानक कहता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर गाहुई हल्का सा हंस पड़ती है। वह कहती है, मुझे लगता है तुम्हें सच में भूलने की बीमारी हो गई है, क्योंकि तुम पहले कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। फिर भी इस तारीफ के लिए शुक्रिया। और जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती, तब तक कम से कम मेरा नाम याद रखने की कोशिश करना। मैं गाहुई सियो हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वह मुस्कुराते हुए पूछती है, तो बताओ, लंच में क्या खाएं? क्या हम उसी कोरियन रेस्टोरेंट में चलें जो तुम्हें पसंद है? हेवोन उसे पीछे से पुकारता है, गाहुई। गाहुई मुड़कर कहती है, हाँ। तभी सामने से एक आवाज़ आती है, हेवोन। वहाँ बैठे उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं, अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुमने लंच कर लिया? दूसरा दोस्त कहता है, हेवोन, मैं तो अभी तुम्हीं से मिलने वाला था। हेवोन अपने दोस्तों के पास जाकर कहता है, क्या तुम हमारे प्रोफेसर को बता सकते हो कि मैं आज के लिए घर जा रहा हूँ? उसका दोस्त तुरंत कहता है, हेवोन, हम कॉलेज में हैं। वो टीचर नहीं, प्रोफेसर हैं, याद है ना? हेवोन बेपरवाही से जवाब देता है, हाँ, जो भी हो, हमारे होम रूम प्रोफेसर। उसका दोस्त थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या तुम गाहुई के साथ डेट पर जा रहे हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम कल से क्लास बंक मत करना। हम एंसेंबल के लिए ग्रुप बना रहे हैं। और हाँ, एक और बात है जो तुम्हें सुननी चाहिए। लेकिन दोस्त अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हेवोन मुड़कर चलने लगता है। वह कहते हुए आगे बढ़ता है, मैं कल भी नहीं आ रहा हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त बस हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। हेवोन अपनी जेब से बाइक की चाबी निकालता है। उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचता है, कोई है जिसे मुझे ढूंढना है। दृश्य बदलता है। अब सीन वॉशरूम का है। नल से पानी बह रहा है। गाहुई वॉश बेसिन के सामने खड़ी है। वह अपने बंधे हुए बाल खोलती है और शीशे में खुद को देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी और चिंता छा जाती है। उसे कुछ देर पहले की बातचीत याद आने लगती है। फ्लैशबैक। हेवोन ने उसे पीछे से पुकारा था, गाहुई, और गाहुई ने मुड़कर कहा था, हाँ। तभी हेवोन ने उसकी तरफ देखते हुए
बेहद गंभीर आवाज़ में कहा था, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। गाहुई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह सदमे में हेवोन को देखती है। उसकी आवाज़ कांपने लगती है। क्या? हेवोन। हेवोन धीरे से उसके करीब आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम हैरान और परेशान हो। वह एक पल रुकता है और आगे कहता है, लेकिन हमें इस बारे में समझदारी से सोचना चाहिए। गाहुई अब भी स्तब्ध खड़ी उसे देख रही थी। तभी हेवोन सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये सुनते ही गाहुई का दिल टूट जाता है। वह अविश्वास से भरी निगाहों से हेवोन को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वह खुद को संभालते हुए पूछती है, तुम ये क्या कह रहे हो? कोई और जिसे तुम पसंद करते हो? हेवोन की आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आती है। वह बेहद संजीदगी से जवाब देता है, वह मेरा पहला प्यार है। उसकी आंखों के सामने किसी की तस्वीर उभरने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, और जब से मैं होश में आया हूँ मेरे दिमाग में बस उसी का ख्याल घूम रहा है। दृश्य वर्तमान में लौट आता है। व्रूम व्रूम। बाइक के इंजन की तेज़ आवाज़ गूंजती है। हेवोन ब्लैक हेलमेट पहने अपनी बाइक पर बैठा है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा है। वह सामने देखते हुए मन ही मन कसम खाता है, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर रहूँगा। डोराए। अगले ही पल बाइक तेज़ रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ती है। आसपास के लोग मुड़कर उस बाइक को देखते रह जाते हैं, और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हेवोन अपनी